Hi friends, today I'm talking about the chapter The Last Lesson and this chapter is written by Alfonso Durt. एंड जो ये स्टोरी है ये एक स्मॉल फ्रेंच बॉय के बारे में है और ये स्टोरी वो खुद ही नरेट कर रहा है और उनका उसका नाम था फ्रेंच. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डेयर of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. इसमें नरेटर जो कह रहा है ये नरेटर की स्टोरी है जब वो यंग स्कूल बॉय था और उसका नेम था फ्रेंच. उस मॉर्निंग पे वो डर रहा था क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था और एक टीचर थे एम हेमल जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो पार्टिसिपल पे टेस्ट लेंगे जो कि फ्रेंच उसमें बहुत ही वीक था और फ्रेंच को मिस्टर एम हेमल से डांट का डर लग रहा था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. इट वॉज सो वार्म, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Sawmill means होता है a factory for cutting wood. ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइजिंग. फ्रेंच के पास ऑप्शन आया उसके माइंड में कि वो आज स्कूल मिस कर दे और पूरा दिन एंजॉय करे वार्म वेदर में. और उसने सीन भी डिस्क्राइब किया कि वहाँ पे बर्ड्स हैं जो ट्रीज पे बोल रही होंगी. क्रिश्चियन सोल्जर जो भी अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका शोर भी होगा और साथ में जो सॉ मिल है मतलब जो फैक्ट्री है वहाँ से मशीन्स की आवाज़ भी आ रही होगी. It was all much more tempting than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to the school. Tempting means attract करना किसी चीज़ को. Resist means to stay away. ये सीन था आउटसाइड, बाहर का, जो स्कूल के बाहर उसको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था बट फ्रेंड्स ने अपना वो कंट्रोल किया और चूज़ किया कि वो स्कूल ही अटेंड करेगा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जो बुलेटिन बोर्ड था वो एक नोटिस बोर्ड था जहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ और कम्युनिकेशन आती थी उस टाइम पे. तो जैसे ही फ्रेंच टाउन हॉल के आगे बढ़ा उसने नोटिस किया कि बहुत सारी भीड़ लगी है नोटिस बोर्ड के सामने. द वॉर विथ प्रुशिया मतलब जो प्रुशिया के साथ जो लड़ाई थी वो स्टार्ट हुए 2.5 साल पहले स्टार्ट हुई थी. और फिर जितनी भी बैड न्यूज़ है कि हम वॉर हार गए हैं या अलास्का से रिलेटेड कोई भी काम और या एनिमी की कोई भी न्यूज़ उस बुलेटिन बोर्ड पे लगाई जाती थी. फ्रेंच धीरे धीरे चल रहा था स्कूल की तरफ, अपने माइंड में सोच रहा था अब क्या न्यूज़ आई है. देन एज आई हरिड बाय as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." Apprentice means trainee. I thought ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मुझे ऐसा लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं हेमल के लिटिल गार्डन के सामने पहुंच गया और वहां जाके अपनी सांस रोकी. एज ही वॉकड हरिडली टूवर्ड द स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल की तरफ बढ़ रहा था तो जो ब्लैक स्मिथ है जो कि न्यूज़ पढ़ रहा था वो अपने ट्रेनी के साथ आ रहा था और मुझे इतनी तेज़ से भागते हुए देखकर मैं उससे पीछे से बोला कि इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए. फ्रेंच ने सोचा कि जो ब्लैक स्मिथ है उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका था और जब फ्रेंच वहाँ पहुंचा गार्डन के बाहर तो वो उसने अपनी जो सांसें रोक ली और वो बहुत तेज तेज चलने लगा. Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of texts, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ear to understand better, and the teacher, great ruler, rapping on the table. अ ग्रेट बसल मीन्स बहुत सारा नॉइज़ होना, शोर होना, बहुत सारे लोग होते हैं जब. इन यूनिसेंस मतलब सेम टाइम पे पढ़ना जैसे स्कूल्स में पढ़ते हैं. रैपिंग मतलब मारना, स्ट्राइकिंग करना जोर जोर से.
फ्रेंच ये डिस्क्राइब कर रहा है जो मोस्टली स्कूल में सीन होता है, सुबह-सुबह बहुत सारा शोर होता है क्योंकि डेस्क मूव कर रहे होते हैं। जो चिल्ड्रंस होते हैं वो एक साथ अपना लेसन रिपीट कर रहे होते हैं और जो टीचर्स होते हैं बार-बार टेबल्स पे मार रहे होते हैं अपने रूलर से। But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be quiet as Sunday morning. Counted on मतलब डिपेंड करना किसी चीज़ पे, कमोशन मतलब नॉइज एंड कन्फ्यूजन। दैट डे वॉज अनयूजल, मतलब वो दिन बिल्कुल अनयूजल था क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा साउंड नहीं था जो स्कूल से आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि स्कूल बंद हो चुका है, क्योंकि जैसे संडे मॉर्निंग को होता है फ्रेंच ने प्लान किया कि वो टेक कवर अंडर द कमोशन, मतलब जो भी शोर मच रहा है उसके अंदर वो क्लास में घुस जाएगा ताकि उसको कोई नोटिस ना करे। बट ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler अंडर हिज आर्म। अब फ्रेंच जो है वो अपनी क्लास में झांक रहा था तो उसने देखा उसके क्लासमेट ऑलरेडी बैठ चुके हैं। एम हेमल अपने जो भी है टीचर्स, जो उनके टीचर थे वो क्लास में वॉक कर रहे हैं और उनके हाथ में आयरन का रूलर है, स्केल है, जो उन्होंने अपने आर्म्स में दबा रखा है। फ्रेंच को अब पिटने से डर लगा। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रेटेंड आई वॉज। ब्लश्ड मतलब जो आपको शर्म आ रही होती है, फ्रेंच जो है उसको शर्म आ रही होती है लेट होने के लिए और साथ ही साथ वो डर रहा होता है कि वो क्लास में कैसे एंटर करे सबके सामने। बट नथिंग हैमेट। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है तो एम हेमल है वो बड़े प्यार से कहते हैं जाओ अपनी सीट पे जल्दी जाओ, हमने तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू कर लिया। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap and embroidered that he never wore except on inspection and prize day. फ्रेंच जो था जल्दी से अपनी सीट पे बैठा। कुछ टाइम बाद उसने उसने अपने डर पे काबू पाया, कंफर्टेबल हुआ, फिर उसने नोटिस किया कि जो उनकी टीचर है उसने उस दिन बहुत अच्छा अपना कोट पहना हुआ है जिस पे कढ़ाई हो रखी है और जो टीचर थे वो नॉर्मली अच्छे ओकेजन पे ही पहनता था, या तो स्कूल में इंस्पेक्शन होता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था। फ्रेंच ये भी सोचता है कि क्या ये नॉर्मल डे है? अगर ये नॉर्मल डे है तो मिस्टर फ्रेंड ने क्यों पहना है, मिस्टर हैमल ने ये सब क्यों पहना है, इतना स्पेशल ड्रेस? Beside, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hoser, with his cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. सेलेमन मीन्स सीरियस होना। फ्रेंच को पूरा एटमॉस्फेयर स्कूल में बहुत अनयूजुअल और सीरियस लग रहा था। इसके साथ ही उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी, क्या सरप्राइज कर रहा है कि जो लास्ट बेंचेस हमेशा खाली रहते थे उस पे कुछ सीनियर विलेज मैन बैठे थे। हॉजर बैठे थे जो कि थ्री कॉर्नर्ड हेड पहना हुआ था और रिटायर्ड मेयर बैठे थे और पोस्टमास्टर बैठे थे। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacle like across the pages. जो प्राइमर का मतलब होता है बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का कोई रीडर, थंब मतलब फटा हुआ और डैमेज। सब दुखी थे क्योंकि सब दुखी थे। हॉजर जो है एक रीडर बुक लेके आया था जो कि पुरानी थी, उसने उसे खोला और अपनी नीज पे रखा और उसके ऊपर अपने चश्मे रखे। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Bernal to teach only German in the school of Alaska and Lorien. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. ग्रेव मीन सीरियस। जो फ्रेंच था बहुत कंफ्यूज था, वो कोई मतलब इतना सब डिफरेंस देख रहा था बट वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद मिस्टर हैमल ने बताया कि ये वो लास्ट लेसन है फ्रेंच में
क्योंकि जो प्रुशियन है बर्लिन में, उन्होंने ऑर्डर किया है कि यहाँ पे अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल में, जो कि अलास्का और लॉरेन का जो स्कूल है, अब यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी उसके बदले। और जो जर्मन टीचर है वो नेक्स्ट डे आ जाएंगे, और ये जो फ्रेंच का है लास्ट लेसन है, इसलिए सबको बोला कि आप अटेंशन दो। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches. That was what they had put up the town hall. Thunderclap used in comparison to refer to something startling or unexpected. मतलब ये उसके लिए unexpected था. Wretches मतलब यहाँ पे मतलब है अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, मतलब जो दुर्भाग्यवश कोई चीज़ हो रही हो। क्योंकि फ्रेंच ये सब जान के शॉक था, क्योंकि वो फ्रेंच ज़्यादा पढ़ नहीं सकता था। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो बुलेटिन बोर्ड पे लगी थी उसके टाउन हॉल पे, शायद ये वही न्यूज़ थी जहाँ पे उसने क्राउड देखी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, for seeking bird eggs or going sliding on the Saar. Saar means a river which passes through France. ये रिवर का नाम है जो उस टाइम फ्रांस से बह रही थी। फ्रेंच को दुख होता है कि मैं कभी अपनी स्टडीज़ को लेकर इतना सीरियस क्यों नहीं हुआ, क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट किया बर्ड्स के एग्स को देखने में या फिर सॉर रिवर को देखने में। Books that he had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. Nonsense means problem. Couldn't give मतलब अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जब तक फ्रेंच को अब ऐसा लगने लगा था कि उसने अपनी बुक्स को क्यों इतना अनवांटेड समझा, क्यों बर्डन समझा, अब उसको ऐसा लगने लगा था कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसको वो कभी नहीं छोड़ सकता है। और राइटर यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि फ्रांस की एटीट्यूड में जो स्टडीज़ को लेके थे उसमें कितना डिफरेंस आया था जब उसने ये न्यूज़ सुनी कि अब यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky means strange, short tempered. अब जो न्यूज़ थी जो टीचर हेमल के बारे में थी कि वो अब यहाँ से जा रहे हैं, ये भी उसके ऊपर फ्रेंच के ऊपर काफ़ी असर डाला उसने भी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एम हेमल यहाँ से जाए, और वो ये सोच भी नहीं सकता था। अब ये वो सब उसके उनके जो बैड नेचर, मिस्टर हैमल के बैड नेचर के बारे में भूल गया था कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, स्ट्रिक्ट है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of village were sitting there in the back of room. Sunday clothes means the best dress that a person has. कोई भी अच्छी ड्रेस जो पर्सन स्पेशल डेज पे पहनते हैं। अब फ्रेंच को पता चल गया था कि मिस्टर एम हेलन ने ये ड्रेस क्यों पहनी है, क्यों वो बोल रहे हैं लास्ट लेसन है। अब उसको ये भी रियलाइज़ हो गया था क्यों विलेज मैन यहाँ पे आए हैं, वो रिस्पेक्ट देने आए हैं कि एम हेलन ने अपनी 40 ईयर की सर्विस इस स्कूल में दी है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैडंट गॉन टू school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there nowhere. अब जो विलेज मैन थे वो यहाँ पे आए थे क्लास में क्योंकि उनको इस चीज़ का दुख था कि वो अच्छे से नहीं पढ़े अपने बचपन में, और वो अपने जो टीचर थे उनका थैंक करने आए थे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 40 इयर्स दिए थे, वो फ्रेंच के टीचर थे, और वो अपनी रिस्पेक्ट भी दिखाना चाहते थे अपनी कंट्री के लिए, और दुखी थे क्योंकि जो वहाँ की फ्रेंच मदर टंग थी अब वो वहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाएगी। While I was thinking of all this, I heard my name called. अब टीचर ने फ्रेंच का नाम लिया क्योंकि अब उसकी टर्न थी पार्टिसिपल के टॉपिक को पढ़ने की। It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say the Deadwood rules for the participle all through very loud and clear and without one mistake. Dearful मतलब डरे हुए। जैसे ही न्यूज़ का जो फ्रेंच पे प्रभाव पड़ा था वो पढ़ना चाहता था, और वो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ूँ और पढ़ता जाऊँ बिना किसी मिस्टेक के, ताकि वो अपने टीचर को खुश कर सके। His separation is reflected in his willingness to give away all the
ऑल दैट ही हैड इन रिटन फॉर रिसाइटिंग, क्योंकि वो अपने टीचर को कुछ रिटर्न में देना चाहता था, वो यही था कि वो अपना चैप्टर अच्छे से पढ़ के सुनाए। बट आई गॉट मिक्स्ड अप the first word and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. अब मैं बहुत मिक्सअप मीन्स कंफ्यूज होना, जैसी फ्रेंच उस लेसन को नहीं जानता था और वो कंफ्यूज हो गया और चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि उसको शर्म आ रही थी खुद पे और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने टीचर को फेस कर सके। आई हेयर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट scold you little French, you must feel bad enough, see how it is. Every day we have said to ourselves, wow, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see where we have come out. Where we have come out means result. एम हेमल ने फ्रेंड से कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा और तुम्हें अपनी गलती खुद रियलाइज होगी। हम रोज खुद से कहते हैं कि हम ये नेक्स्ट डे काम कर लेंगे, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ने की तो हम पढ़ते नहीं है। आप देखो क्या हुआ, वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से जा रही है। हाँ, that's great travel with Alaska. She puts off learning till tomorrow. Now those fellow out there will be have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your language, but you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. Pretend मतलब शो करना, reproach मतलब blame करना किसी को। एम हेमल ये कह रहे हैं सारे पीपल से कि जो अलास्का के पीपल हैं वो तो अपनी लर्निंग को लेके सीरियस नहीं है। वो बताते हैं कि जो हमारे एनिमीज है आप तुम पे हंसेंगे क्योंकि तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें फ्रेंच मैन होते हुए भी ये लैंग्वेज नहीं आती, ना तो तुम बोल सकते हो ना खुद की लैंग्वेज लिख सकते हो। वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें गिल्टी होगा, जैसे सबको अपनी फॉल्ट पे गिल्टी हो रहा है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? एम हेमल ये भी कहते हैं कि जो फ्रेंच के पेरेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो फ्रेंच पढ़े, वो चाहते थे कि वो फार्म पे वर्क करे, मिल में वर्क करे, जिससे थोड़ी सी मनी अर्न कर सके। और वो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, क्या मैंने तुम्हें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया पढ़ाने में? क्या मैंने तुम्हें कभी घर भेजा कि तुम मेरे प्लांट्स को वाटर करके दे के आओ, मतलब पानी दे के आओ? और कभी मैंने तुमसे ये डिक्लेयर किया कि आज हॉलीडे है तो तुम फिशिंग पे जाओ? Then from one thing to another, M. Hemmel went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब एम हेरमेल है जो अपनी मदर टंग की तारीफ करते हैं, कहते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड में। वो ये भी बताते हैं कि हमें तुम्हें अपनी जो लैंग्वेज है इसको सेव करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी जब उसको मदर टंग आती है तो अपने आप को फ्री कर सकता है किसी की भी स्लेवरी से, किसी की भी गुलामी से। और अगर पर्सन अपनी मदर टंग जानता है तो वो किसी और को भी गुलाम बना सकता है। और क्योंकि हम अगर मदर टंग जानते हैं तो ये हमारे के लिए सबसे बड़ा टूल है ताकि हम अपना डोमिनेशन मतलब अपने अपने आप को दबाने से रोक सके। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. At one stroke means एकदम से। जो टीचर है वो ग्रामर का लेसन ले रहा है। उस दिन फ्रेंड्स बहुत सरप्राइज था कि इसको लेसन अच्छे से समझ में आ रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है। वो सोचता है मैं पहले इतना अटेंटिव क्यों नहीं हुआ। और जो एम एमएल है वो भी लेसन को बड़े पेशेंस से समझा रहे हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे ध्यान से समझा रहे हैं। फ्रेंड सोचता है कि जो टीचर है ऐसा लग रहा है जैसे आज ही वो सारी नॉलेज हमें देना चाहता है जो उसके पास है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। एम हेमल हैड न्यूज कॉपी फॉर अस written in a beautiful round hand, France, Alaska, France, Alaska.
ग्रामर के बाद उनके पास लेसन था। हमने लेसन किया। एम हेमल ने हमें न्यू नोटबुक दी, उस पे लिखा हुआ था सुंदर सुंदर राउंड राइटिंग से, फ्रांस अलास्का, ब्यूटीफुली रिटन ऑन देम। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the पेपर। फ्रेंच अभी सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि जो हमारी क्लासरूम की एयर है उसमें सब पैटिज्म मतलब देशभक्ति की भावना फैली हुई है, और जो नोटबुक है वो फ्रांस के फ्लैग की तरह लग रही है जो पूरी तरह घूम रही है, और जो पूरी क्लास है वो लिखने में बिजी है। सिर्फ लिखने की आवाज़ ही क्लास में सुनाई दे रही है, जैसे कोई पेन जब पेपर पे चलता है जो आवाज़ आती है। Once some beetle flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who walked right on tracing their fish hook as if that was French too. जो बीटल थी वो लार्ज साइड का इंसेक्ट होता है। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन रेफर टू द पिजन्स हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, मतलब जो अपने पंजों से स्क्रैच कर रहे हैं। एक मॉस्किटो है जो उनकी क्लास में उड़ के आ गया, और कोई भी उसको देख के टेंशन में नहीं आ रहा है, सब लिखने में बिजी है। और जो राइटर है वो जो पिजन है रूफ पे बैठा है कि वो भी एक स्टूडेंट है, और वो भी बिजी है रूफ को स्क्रैच करने में अपने क्लॉ से। ऐसा लग रहा है कि वो भी कुछ फ्रेंच में लैंग्वेज में लिखने में बिजी है। On the roof, the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons cooed मतलब जो भी pigeon sound निकालता है, मतलब जो pigeon की कू साउंड आ रही है क्या वो क्लास में सुनाई दे रही है? फ्रेंड सोचता है कि जो प्रूशियन ने इस पिजन को फोर्स किया है कि वो भी अपनी लैंग्वेज चेंज कर ले, वो भी जर्मन में बोले। और जो राइटर है वो ये भी कहना चाहता है कि जो लैंग्वेज है नेचुरली अपने आप ही आती है किसी को भी, और ये किसी के ऊपर फोर्स नहीं, मतलब किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती, चाहे वो पिजन हो या फिर कोई फ्रेंच मैन हो। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in little schoolroom. Gazing मतलब घूरना, फिक्स इन माइंड जैसे कुछ स्टोर करके रखना। लिखने के इस बीच में मैं हेमल को जैसी फ्रेंड्स देखता तो वो एकदम स्टिल बैठे हुए थे और एक ही चीज़ को अलग-अलग चीज़ों को घूर रहे थे क्लास में। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको याद करके रखना चाहते हैं यहाँ से जाने से पहले। Fancy for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only one desk and benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the whole vine that he had planted himself twined about the window on the roof. एम हेमल है जो काफ़ी सेम प्लेस पे काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं 40 ईयर से, और जो चेंज है जो वो देखते हैं डेस्क पे क्लासरूम में जो अब वो ख़राब हो चुके हैं काफ़ी सालों से। वॉलनट ट्री है जो गार्डन में अब वो बड़ा हो चुका है, और जो बाहर बेल लगी हुई है ग्रेप्स की वो भी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी रूफ तक पहुंच चुकी हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर moving about in the room above packing their trunk, for they must leave the country next day. अब फ्रेंच को ये भी लगता है जो टीचर है वो बिल्कुल उसका दिल टूट चुका है क्योंकि उसको इस प्लेस से दूर जाना है। इसने यहाँ पे 40 इयर्स बिताए हैं अपने, और अब उसकी जो सिस्टर पैक कर रही है अपना सामान इधर से उधर मूव कर रही है वो ऊपर से सुनाई दे रहा है, ऊपर की बिल्डिंग से सुनाई दे रहा है क्योंकि उन्हें अगले दिन छोड़ना है ये जगह। But he had the courage to hear every lesson to be very fast. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, baby, bo. एम हेमल रिमेन को याद आता है, वो कंपोज करते हैं, सबके लेसन सुनते हैं, और अब बड़े पेशेंस से पूरी क्लास के, और कुछ लिखने के बाद हमारा लेसन था हिस्ट्री का, उसके बाद फिनेटिक्स जहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट के साउंड निकालने थे, और जो फ्रेंड्स था अब वो कह रहा था जो क्लास है वो बेबी की तरह है क्योंकि सब वहाँ पे बड़े हो रहे हैं और अपने लेसन्स पढ़ रहे हैं जैसे यूजली छोटे बच्चे पढ़ते हैं। सो वो अपने आप को बेबी कह रहा है।
Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacle and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember that last lesson. हॉजर ने अपने स्पेक्टेकल उतारे और प्राइमर को अपने हाथ में लिया और लेटर्स पढ़ रहे थे और वो रो रहे थे। उनकी जो वॉइस है वो लड़खड़ा रही थी। फ्रेंच को मिक्स फीलिंग्स आई थी। वो आवाज़ सुन के हंसना भी चाह रहा था और रोना भी चाह रहा था। और फ्रेंच कहता है हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारा लास्ट लेसन था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंजुलस। एंजुलस मतलब प्रेयर सॉन्ग जो भी चर्च में होता है और वो जब रिंग बजती है तब होता है। मतलब जैसी चर्च की रिंग बजी 12 o'clock बज चुके थे और प्रेयर स्टार्ट हो गई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल sounded under our window. M. Hamill stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. ट्रम्पेट मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेल मतलब यूज टू डिस्क्राइब पर्सन फेस की येलो कलर का है वो। उसी मूवमेंट पे ट्रम्पेट की साउंड बजी जो प्रिशियन सोल्जर बजा रहे थे जो कि अपनी एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे। एम हैमल का फेस बहुत डल हो चुका था, कलरलेस हो चुका था और जब वो खड़े हुए थे तो मोशनलेस खड़े थे। फ्रेंड्स कह रहा हमने पहली बार उनको इतना स्ट्रेट खड़े हुए देखा। My friend said he, I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. Vive la France. चोक मतलब जब आपका गला इमोशन से, क्योंकि आप रो रहे हो तो आप कुछ बोल नहीं पाते हो, रुक जाता है। एम हैमल अब बोलना शुरू हुए और वो खुद कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर बहुत इमोशंस चल रही थी। उन्होंने चौक का पीस लिया और लिखा विवला फ्रांस। इसका मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रांस तुम जल्दी ही जीती रहो। और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा लिखा। Then he stopped and leaned his head against a wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. तब वो लिखना उन्होंने रुके और वो हमारी तरफ मुड़े और वॉल की तरफ ही देख रहे थे और बिना कुछ बोले ही उन्होंने सिर्फ सिग्नल दिया कि अब क्लास खत्म हो चुकी है और आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।